दोस्तों स्वागत है आपका। मैं संजय कुमार आज मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। दोस्तों आज की जो वीडियो है मेरी वो गति से नेक्स्ट वीडियो है। हमने गति में फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बहुत अच्छे से समझा दिया था और गति के बारे में आपको बता दिया था। दोस्तों गति के बारे में ही हम अभी आगे को नेक्स्ट वीडियो बनाते रहेंगे। उससे पहले हम आज कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक देख लेते हैं और वो महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। वो टॉपिक है टाइम, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। यानी कि दोस्तों क्या समय, विस्थापन, दूरी, चाल, वेग और त्वरण, ये आज की एक ही वीडियो में इन सबको मैं डिटेल से समझाने वाला हूं। दोस्तों आप हमारी वीडियो को स्किप मत करिए, आप लास्ट तक इस वीडियो को देखिए और लास्ट तक देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ जरूर हासिल होगा, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है दोस्तों, यहाँ से देख लेना, आपको क्वेश्चन भी जरूर मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक क्वेश्चन में नहीं आते हैं, क्वेश्चन में जरूर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं इन टॉपिक से। तो दोस्तों आइए देखते हैं क्रम से एक एक कर। देखो दोस्तों, जैसे समय का तकाजा है, समय बहुत जल्दी बीतता जा रहा है और बहुत जल्दी ही विज्ञापन आने वाला है संशोधन के साथ। दोस्तों अपनी तैयारी को बीच में आप मत छोड़ना, लगातार कंटिन्यू अपनी तैयारी करते रहना। दोस्तों जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा देखना, सरकार इस बार बहुत जल्दी ही एग्ज़ाम कराएगी, आपको फिर समय नहीं मिलेगा। इसलिए अपनी तैयारी जो है वो बीच में बिल्कुल भी छोड़ना मत, आप उसको लगातार अपनी तैयारी को करते रहना, कंटिन्यूटी अपनी तैयारी में रखना। तो दोस्तों आइए देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं समय की। तो समय क्या है, यानी कि टाइम। सबसे पहले हम बात करते हैं समय की। तो दोस्तों समय क्या है, ये समय किसे हम समय कहते हैं? तो समय क्या होता है? समय किसी घटना के घटने का अंतराल, यानी कि जब कोई घटना घटती है उस घटना घटने का जो अंतराल होता है उसे हम समय कहते हैं। क्या है? घटना घटने का अंतराल समय कहलाता है। इसको हम टी से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि टी फॉर टाइम होता है, इसलिए हम इसको टी से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मात्रक होता है समय का, वो मात्रक होता है दोस्तों, क्या होता है इसका मात्रक? सेकंड। इसका मात्रक होता है सेकंड। ठीक है दोस्तों, ये सेकंड इसका छोटा मात्रक है। तो मोस्टली हम सेकंड ही मात्रक देखते हैं, आवर्स को बहुत कम यूज करते हैं। तो समय हमने देखा कि समय क्या है? समय एक घटना घटित होने का अंतराल है, उसी को हम समय कहते हैं। दोस्तों समय हमेशा धनात्मक होता है, ना तो ये जीरो होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। हमेशा कैसा होता है? समय धनात्मक होता है दोस्तों। ठीक है, ये हमेशा आगे की ओर चलता रहता है, ये कभी पीछे नहीं हटता है। समय लगातार आगे बढ़ता चला जाता है। जो चीज़ लगातार आगे बढ़ती चली जाती है वो पीछे नहीं हटती, उसे हम कहते हैं धनात्मक। तो दोस्तों क्या है? समय धनात्मक है। ठीक, ये क्या है? तो दोस्तों तीन बातें यहाँ पर हो गई हैं कि समय किसी घटना घटने का अंतराल है, उसे हम समय कहते हैं, इसको टी से प्रदर्शित करते हैं। समय का मात्रक सेकंड है और ये एक धनात्मक राशि है। इसकी विमा की बात करें तो दोस्तों विमा जो होती है समय की वो टी होती है। ठीक है, कैपिटल टी। तो विमा भी हमारी होगी समय की। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों विस्थापन की, यानी कि डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? देखो, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। किसे कहते हैं? किन्हीं दो बिंदुओं की बीच की दूरी को डिस्प्लेसमेंट, यानी कि किसी वस्तु के प्रारंभिक और उसके अंतिम बिंदु, भाई किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी की मैंने बात की है। यानी कि यदि कोई वस्तु गति कर रही है और जहां से वो गति करना प्रारंभ करती है उससे और जहां तक वो करती है, यानी कि जहां से करना प्रारंभ कर रही है और जहां तक वो करती है गति, तो उसके प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। क्या कहलाती है? विस्थापन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। किसी वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। दोस्तों देखिए, यदि कोई हम बात कर रहे हैं किसकी? विस्थापन की। विस्थापन, ठीक है, नंबर 2 पॉइंट। तो विस्थापन क्या है? डिस्प्लेसमेंट। हमने माना कोई वस्तु बिंदु ए पर है और यहाँ से चलना प्रारंभ करता है और ये बिंदु बी पर पहुँच जाता है।
ठीक है, और ये B से बिंदु C पर पहुंच जाता है। कहां पर पहुंच जाता है? C पर। बिंदु A से चलना प्रारंभ किया, B पर गया, B से फिर C पर गया, तो इसका जो प्रारंभिक बिंदु है वो ये होगा और इसका जो अंतिम बिंदु है वो C होगा। तो इनके बीच की न्यूनतम दूरी कौन सी होगी दोस्तों? तो इनके बीच की न्यूनतम दूरी होगी A से C तक, ये सीधी, ये जो है इनके बीच की न्यूनतम दूरी होगी और इसी को हम कहते हैं विस्थापन दोस्तों। ठीक है, क्या कहते हैं इसी को? हम विस्थापन कहते हैं। यही विस्थापन है, ए और सी के बीच की न्यूनतम यानी कि सीधी दूरी जो होगी इसी के हम कहेंगे विस्थापन। चाहे वस्तु किधर भी घूम के जाए, अगर वो ऐसे चाहे घूमे, इस प्रकार से घूमती चली जाए, लेकिन जो भी उसका अंतिम बिंदु होगा उससे प्रारंभिक बिंदु तक की जो सीधी दूरी होगी उसे ही हम उसका विस्थापन कहते हैं। इसलिए कह सकते हैं दोस्तों कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। क्या कहलाती है? विस्थापन। दोस्तों विस्थापन का जो मात्रक होता है, मात्रक, इसका मात्रक होता है दोस्तों मीटर। मीटर होता है इसका मात्रक। क्या होता है? मीटर। विस्थापन का मात्रक मीटर होता है, क्योंकि एक प्रकार की दूरी है ना ये, कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी ही है, तो इसलिए इसका मात्रक विस्थापन है। ठीक है दोस्तों, ये एक राशि कैसी है? ये एक भौतिक राशि है और किस प्रकार की है? ये तीनों यानी कि धनात्मक भी है, ऋणात्मक भी है और शून्य भी है। कैसी राशि है ये? धनात्मक भी है, धनात्मक राशि भी है, ऋणात्मक राशि भी है। ठीक है दोस्तों, और शून्य भी है। तीनों है दोस्तों ये। कैसी? धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। किस प्रकार से? देखिए कि बिंदु ए से जब ये वस्तु चली आगे की ओर, बिंदु बी पर पहुंची, बिंदु बी से सी पर पहुंची, अब ये ए से सी पर गई है यानी कि सी बिंदु पर है, इसका प्रारंभिक बिंदु ए है और अंतिम सी है, तो ये वस्तु आगे की ओर है। कहां पर है? आगे की ओर, अप, तो इसे हम कहेंगे धनात्मक। तो ये होगी धनात्मक। कैसी दूरी होगी दोस्तों? ये धनात्मक होगी। बात करते हैं ऋणात्मक की। अब ऋणात्मक कैसे होगी? यदि वस्तु ए से बी पर गई, बी से सी पर गई और सी से पुनः ए पर आ गई, यानी कि जहां से वो चली वहीं पर आ गई, उसका प्रारंभिक बिंदु भी ए है, ए है, प्रारंभिक बिंदु भी कौन सा उसका? ए है, और उसका अंतिम बिंदु भी दोस्तों, उसका अंतिम बिंदु भी कौन सा है? ए ही है। यानी कि जहां से हम चले वहीं पर आ गए, तो हमारा जो विस्थापन है वो कितना होगा दोस्तों? क्योंकि प्रारंभिक बिंदु भी हमारा ए है, अंतिम बिंदु भी हमारा ए है, तो उनके बीच की कोई दूरी हुई नहीं है, तो क्या होगा दोस्तों बताइए? कैसा विस्थापन होगा? शून्य विस्थापन होगा। कैसा होगा? शून्य विस्थापन। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे शून्य विस्थापन। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? विस्थापन शून्य होगा। अब ऋणात्मक दोस्तों, यदि बिंदु ए पर, ये बिंदु बी से सी पर, सी से ए पर, और ए से अब ये बैक साइड गई इस दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि पहले आगे गई और आगे से फिर बैक आई, तो इस प्रकार का जो विस्थापन होगा इसे हम कहेंगे ऋणात्मक, यानी कि जब घटा उसका विस्थापन, इसे कहेंगे हम ऋणात्मक। ऋणात्मक, ठीक है। धनात्मक आगे की ओर, ऋणात्मक पीछे की ओर, और शून्य उसी बिंदु पर जहां से वो चलना प्रारंभ की थी उसी बिंदु पर आ गई। एक बार और समझ ले विस्थापन को दोस्तों, जब कोई वस्तु किसी बिंदु से चलती है, प्रारंभिक बिंदु से, और वो चलती हुई किसी अंतिम बिंदु पर पहुंच जाती है, तो उसके प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। ठीक है दोस्तों, विस्थापन तीन प्रकार के होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। धनात्मक विस्थापन वह विस्थापन होता है जब बिंदु ए से बिंदु बी तक यानी कि अंतिम बिंदु तक पहुंचेगी, आगे की ओर ट्रेवल करेगी, तो उसे यानी कि वो अपने जिस बिंदु से चली उस बिंदु को क्रॉस ना करें, वो कहीं पर भी घूम जाए लेकिन उस बिंदु पर आकर ना जाए दोबारा, ठीक है, उसको क्रॉस ना करे, तो वो दूरी उसकी धनात्मक ही रहेगी, अर्थात उसका जो विस्थापन होगा वहां पर वो धनात्मक होगा। ठीक है दोस्तों, यदि उसने अपने जिस बिंदु से चलना प्रारंभ किया था उसी बिंदु को छूकर वो पीछे की ओर या किधर की भी ओर चली जाए,
उस बिंदु से क्रॉस करते हुए, यानी कि उस बिंदु को टच करते हुए अगर वो जा रही है तो तब उसका जिस बिंदु पर वो पहुंचेगी अंतिम बिंदु पर और प्रारंभिक बिंदु से उसका वो ऋणात्मक विस्थापन होगा दोस्तों। कैसा होगा? ऋणात्मक विस्थापन। शून्य विस्थापन जब वो वस्तु जिस बिंदु से चली उसी बिंदु पर वो आ जाए पुनः घूम घाम कर कहीं से भी, तो उसका जो विस्थापन होगा वो होगा उसका शून्य विस्थापन। दोस्तों मुझे आशा है कि आपको विस्थापन बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये विस्थापन है दोस्तों। ठीक है, तीन प्रकार का, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। इसका मात्रक मीटर। इसकी विमा क्या होगी? इसकी विमा होती है दोस्तों L। कितनी होगी इसकी विमा? L होगी। ठीक है, बात करते हैं अब दूरी की। नेक्स्ट तीसरा नंबर दूरी। अब ये दूरी क्या है? डिस्टेंस। किसे हम दूरी कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा तय किया गया पथ दूरी कहलाता है। किसे कहते हैं दूरी हम? किसी वस्तु द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा तय किया गया पथ। तय किया गया पथ यानी कि जिस पथ पर वो चलता है, जितना वो पथ को तय करेगा वही उसकी दूरी कहलाएगी दोस्तों। क्या कहलाएगी? दूरी। यानी कि किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा चला गया पथ या तय किया गया पथ दूरी कहलाता है। इसको हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं अंग्रेजी में, इसलिए हम इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो मात्रक होता है, ठीक है, इसका मात्रक दूरी का मीटर होता है, क्योंकि ये भी दूरी है। विस्थापन भी दूरी है, ये भी दूरी है एक प्रकार की। तो दूरी का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर। क्योंकि इसमें हम लंबाई को नापते हैं। लंबाई नापें या चौड़ाई नापें या फिर ऊंचाई नापें, तो ऊंचाई नापने के लिए मीटर का यूज किया जाता है, लंबाई को नापने के लिए भी मीटर का यूज किया जाता है और चौड़ाई को मापने के लिए भी मीटर का ही प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा? मीटर होगा। दोस्तों जो दूरी है वो हमेशा कैसी होती है? धनात्मक होती है। हमेशा दूरी धनात्मक होती है। कैसी होती है? हमेशा धनात्मक। ठीक है दोस्तों, दूरी ऋणात्मक और शून्य नहीं होती है। कैसी होती है? हमेशा धनात्मक। या तो दूरी होगी नहीं, शून्य है तो मतलब दूरी कुछ भी दूरी नहीं है, और यदि दूरी होगी तो कुछ ना कुछ अगर है तो वो धनात्मक ही होगी, ना तो ऋणात्मक होगी और ना ही शून्य होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी आप जान लें। इसकी जो विमा होती है वो विमा क्या होती है? इसकी विमा होती है L। ठीक है, इसकी भी बीमा L होती है। विस्थापन की भी बीमा L ही होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बात थी दूरी की कि दूरी हम किसे कहते हैं। बात करते हैं इसके बाद चाल की। देखो दोस्तों, अब यहां से कहानी शुरू होती है इसमें। ठीक है, मेन कहानी कि हमने देखा पहले समय, विस्थापन और दूरी, ये तीनों तो हमें याद रखने हैं। ठीक है, इसके बाद हमें एक दूसरे का रिलेशन देखना है, संबंध देखना। देखो संबंध कैसे देखना, हमें समय का संबंध इन सबसे होगा। कैसे? समय, विस्थापन, दूरी हमने जान ली है। अब बात करेंगे हम चाल की। तो चाल का संबंध दूरी से है और दूरी के साथ समय से भी है। इसका मतलब जो चाल बनी है वो समय और दूरी को मिलाकर बनी है। कहने का मतलब है कि प्रति सेकंड या एकांक समय में वस्तु द्वारा या व्यक्ति द्वारा जो चली गई दूरी होती है उसे ही हम उसकी चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को हम उसकी चाल। तो चौथा नंबर है दोस्तों चाल। ठीक है, चाल हम किसे कहते हैं? चाल किसे कहते हैं? एक बार देख लीजिए आप कि एकांक समय वस्तु या व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी उसकी चाल कहलाती है। ठीक है, तो ये चाल है। चाल को हम v से प्रदर्शित करते हैं या कहीं कहीं s से भी प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि चाल को अंग्रेजी में स्पीड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? इसको स्पीड कहते हैं। तो चाल को हम v से या फिर कहीं कहीं हम s से भी रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे तो हम मोस्टली v से ही रिप्रेजेंट करते हैं, इसको v से ही प्रदर्शित करते हैं चाल को। तो चाल बराबर होता है चाल का सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। कितना होता है? दूरी बटे समय। चाल का जो मात्रक होता है वो दूरी बटे समय क्यों है? सुन लो जरा दोस्तों, मैंने अभी बात की एकांक समय में चली गई दूरी।
यानी कि दूरी चलने की जो दर होगी, यानी कि जो दूरी चलने की दर, किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा दूरी चलने की दर चाल कहलाती है। क्या कहलाती है? चाल। यहां पर एक पॉइंट याद रखना, वो सभी में आगे भी काम आएगा, वही पॉइंट वेग में लगेगा, वही पॉइंट एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण में भी आएगा। तो इसलिए यहां पर एक पॉइंट याद रखो कि दूरी किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा दूरी चलने की दर। दर क्यों कह रहे हैं हम? यानी कि प्रति एकांक समय में, प्रति एकांक समय का मतलब दर होता है। प्रति एकांक समय जहां भी बात आ रही है वहां पर समझ लो वो दर की बात आ रही है। ठीक है, याद रखना। तो एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। तो एकांक समय जो भी आता है, एकांक समय वो नीचे बटे में आता है, अपोन में आएगा। ठीक है, और जो उस समय में घटना घटित हो रही है यानी कि दूरी चली जा रही है वो ऊपर आएगा। तो इसलिए हम चाल बराबर दूरी बटे समय, इसलिए दूरी और समय का जो अनुपात होता है वही चाल कहलाता है। इसका जो मात्रक होता है दोस्तों, अभी हमने पढ़ा, दूरी का मात्रक मीटर पढ़ा है और समय का मात्रक हमने सेकंड पढ़ा है। तो कितना हो जाएगा? दूरी, इसका चाल का मात्रक हो जाएगा मीटर बटे सेकंड, मीटर बटे सेकंड। ये क्या हो गया? चाल का मात्रक हो गया है, यानी जो हम कह सकते हैं कि मीटर प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, अब इसकी विमा की बात करते हैं। इसकी विमा क्या होगी? इसकी विमा होगी, देखो मीटर की विमा हमने पढ़ी एल हो गई, ये अपोन में है, हमने समय की विमा पढ़ी है टी, तो इसकी विमा हो गई एल टी। देखो टी को ऊपर ले जाएंगे, इसकी घात 1 मानकर, तो ये माइनस की घात हो जाएगी, तो ये जाएगा एल टी की घात -1। तो ये विमा हो जाएगी चाल की। ठीक है दोस्तों, तो चाल भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब चाल को देखते हैं कि कैसी भौतिक राशि है ये, धनात्मक है, ऋणात्मक है या जीरो है। चाल देखो किससे संबंधित है, यहां पर अगर देखें तो चाल दूरी से संबंधित है और किससे संबंधित है? समय से संबंधित है। दोनों ही कैसे हैं? धनात्मक हैं हमेशा। देखो समय भी हमेशा कैसा है? धनात्मक है। दूरी भी हमेशा कैसी है? धनात्मक है। तो इसलिए चाल भी कैसी होगी? हमेशा धनात्मक होगी। ठीक है दोस्तों, याद रखना ये बात कि चाल भी कैसी होगी? हमेशा, चाल भी हमेशा धनात्मक ही होती है, ना तो जीरो होती है और ना ही ऋणात्मक होती है। ठीक है, कैसी होती है? हमेशा धनात्मक होती है चाल। तो चाल की बात आ गई। ठीक है, अब चाल में ही हम देख सकते हैं इसकी औसत चाल, कि औसत चाल हम किसे कहते हैं। तो दोस्तों औसत चाल क्या होगी? या तो बहुत सारी दूरियां चली गई हों भिन्न भिन्न समय में, जो भिन्न भिन्न दूरी चलेंगे हम, तो पहले दूरी निकाल लें कुल और फिर कुल समय निकाल लें, तो उन दोनों का जो अनुपात होगा उसे ही हम कहेंगे उसकी औसत चाल। क्या कहेंगे? उस वस्तु की या व्यक्ति की औसत चाल। कैसे? कि एक बार वो समझ लो, यानी हमने भिन्न भिन्न समय में, भिन्न भिन्न समय का मतलब T1 समय ले लिया, एक T2 समय ले लिया, एक T3 ले लिया, यानी कि अलग अलग समय हमने ले लिए। इन अलग अलग समय में T1 में कोई दूरी x1 चली गई, ठीक है, T2 समय में दूरी कोई x2 चली गई, T3 समय में दूरी कोई x3 चली गई। तो यानी कि अलग अलग समय में अलग अलग दूरी चली जा रही है। अब उनकी चाल पूछ रहा है कि इसकी औसत चाल बताइए कितनी होगी। तो क्या करेंगे हम इसमें कि जो हमने दूरी चली है उसकी कुल दूरी निकाल लेंगे, जो हमने समय चला है उसका कुल समय निकाल लेंगे, तो कुल दूरी बटे कुल समय उसकी औसत चाल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उसकी औसत चाल। दोस्तों ये औसत चाल की बात की है हमने। इसी प्रकार से हम औसत चाल इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, जैसे हम माध्य चाल निकालते हैं, माध्य मतलब मीडियम, उसका जो मिड चाल निकालते हैं वो भी हम इसी प्रकार से निकालते हैं। यदि दो चाल दे रखी हैं, एक वस्तु जो है 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, दूसरी वस्तु 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, तो उन दोनों की औसत चाल कितनी होगी? तो दोनों की औसत चाल हम क्या करेंगे, जो 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल चल रही है वो, जो 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल चल रही है वो, उन दोनों को जोड़ देंगे। 10 + 20 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल। अब उसको 2 से भाग कर देंगे। कितनी चाल है? 2 चाल हैं, तो 2 से ही उसको भाग कर देंगे, तो उसकी वो औसत चाल हो जाएगी। दोस्तों क्या हो जाएगी? उसकी वो औसत चाल। कहने का मेरा मतलब है कि यदि कोई वस्तु एक तो चल रही है 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से
और दूसरी वस्तु चल रही है 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। इसकी औसत चाल अगर हमें निकालनी है तो औसत चाल v बार इज इक्वल टू 10 प्लस 20। देखो चाल कितनी है यहाँ पर 1 2, एक पहली चाल दूसरी चाल, जितनी चाल होती है उससे ही हम उसको भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगी हमारी इसकी औसत चाल। तो 30/2 बराबर 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये माध्य चाल या फिर इसकी औसत चाल कहलाएगी। इसकी औसत चाल हम ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र भी ज्ञात करते हैं। एक सूत्र होता है इसका कि V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। क्या होता है दोस्तों, औसत चाल बराबर होता है, एक सूत्र होता है इसका, औसत चाल बराबर 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। एक सूत्र इसका ये भी होता है। ठीक है, इससे भी हम इसकी औसत चाल ज्ञात कर सकते हैं। एक सूत्र मैंने अभी आपको बता दिया है ऊपर, कौन सा है आपका ये कि V1 प्लस V2 अपॉन 2, ये भी इसकी औसत चाल हम ज्ञात कर सकते हैं इससे भी, यानी कि इसकी औसत चाल मतलब इसकी माध्य चाल है, वहाँ पर माध्य चाल की बात आएगी तो माध्य चाल या फिर इसकी औसत चाल, इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं किसी भी वस्तु की। तो चाल कैसी है, हमेशा धनात्मक है। बात करते हैं वेग की दोस्तों। अब वेग देखते हैं नंबर 5 नंबर पर वेग। वेग का मतलब वेलोसिटी। तो ये वेग क्या है, किसे हम कहते हैं, तो दोस्तों देखो जैसे चाल दूरी से समय से संबंधित है, वैसे ही वेग विस्थापन और समय से संबंधित है। किससे संबंधित है वेग, विस्थापन और समय से संबंधित है वेग। तो दोस्तों देखो किस प्रकार से कि विस्थापन परिवर्तन की दर, विस्थापन परिवर्तन की दर वेग कहलाती है। क्या कहलाती है, विस्थापन परिवर्तन की दर वेग कहलाती है। दोस्तों जितना भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं मुंह से, वो उसको आप कॉपी में अपनी नोट करते रहें। ठीक है दोस्तों, नोट करेंगे तो आप कभी भी उस कॉपी को खोलकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो किसे कह रहे हैं हम, वेग विस्थापन परिवर्तन की दर, दर मतलब समय, जो विस्थापन परिवर्तन की दर होती है यानी कि जो समय होता है उसी को हम वेग कहते हैं, यानी कि वेलोसिटी कहते हैं उसी को। ठीक है दोस्तों, तो वेग विस्थापन परिवर्तन की दर है, तो इसलिए वेग का जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा वेग बराबर विस्थापन परिवर्तन, विस्थापन परिवर्तन बटे समय, बटे समय, विस्थापन परिवर्तन बटे समय, यानी कि विस्थापन जो परिवर्तन जितने समय में होता है उसकी जो दर है, मैंने अभी बताया था कि दर कहाँ आती है, नीचे आती है, तो उसकी जो दर है उसे ही हम वेग कहते हैं। विस्थापन का मात्रक हमने अभी ऊपर पढ़ा है, कितना पढ़ा है दोस्तों, मीटर, और समय का मात्रक हमने अभी पढ़ा है सेकेंड, तो इसका मात्रक भी हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। कितना हो जाएगा इसका मात्रक भी, मीटर प्रति सेकेंड। बात करते हैं दोस्तों इसकी विमा की, तो इसकी विमा हो जाएगी, देखो मीटर की विमा L और समय की विमा T, तो LT की घात -1, ये इसकी बीमा हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये इसकी बीमा हो गई LT की घात -1। ठीक है, हमने ये इसकी बीमा, देखो दूरी की बीमा, सॉरी चाल की बीमा और वेग की बीमा दोनों सेम है। इसी प्रकार से इसका हम जब वेग निकालेंगे तो सबसे पहले अगर हम औसत वेग की बात करें तो इसका जो औसत वेग होगा वो कितना होगा, औसत वेग वही जैसे हमने चाल निकाली तो उसी प्रकार से हम इसका औसत वेग भी निकाल सकते हैं। सेम कंडीशन, सेम सूत्र, इसी प्रकार से हम इसका औसत वेग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं औसत वेग की, हमने करी। अब इसकी ये कैसी राशि है, धनात्मक है, ऋणात्मक है या शून्य है। दोस्तों ये तीनों प्रकार की राशि है, धनात्मक भी है, ऋणात्मक भी है और शून्य भी है, तीनों प्रकार की है। कैसे कि जैसे हम देख रहे हैं विस्थापन की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये विस्थापन से संबंधित है,
विस्थापन तीनों प्रकार की राशि होती है। कैसी कैसी राशि होती है? विस्थापन देखो धनात्मक भी है, ऋणात्मक भी है और शून्य भी है। उसी प्रकार से वेग भी धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा और शून्य भी होगा। किस प्रकार से? जिस प्रकार से वेग में परिवर्तन होता है, वेग जिस प्रकार से ये बढ़ रहा है तो धनात्मक है, घट रहा है तो ऋणात्मक है, और जिस बिंदु पर वो जिस बिंदु से चला उसी बिंदु पर आ गया तो जीरो है। वैसे ही वेग होगा, क्योंकि विस्थापन में जैसा परिवर्तन होता चला जाएगा वैसे ही वेग होगा। ठीक है, विस्थापन परिवर्तन जीरो है तो वेग जीरो, विस्थापन परिवर्तन धनात्मक है तो वेग धनात्मक, विस्थापन परिवर्तन ऋणात्मक है तो वेग भी ऋणात्मक ही होगा। ठीक है, बात करते हैं ताक्षणिक वेग की कि ताक्षणिक वेग कितना होता है। दोस्तों ताक्षणिक चाल भी जितनी होती है उतना ही ताक्षणिक वेग होता है। ताक्षणिक चाल v = dx/dt, यही इसका ताक्षणिक वेग होता है। इसको हम ज्ञात कर सकते हैं किस प्रकार से? दोस्तों एक बार देख लें कि यहां पर देख लेते हैं, इसको इधर लिख देते हैं। देखो ये ताक्षणिक हमने चाल लिखी इसकी, इसी प्रकार से ताक्षणिक वेग v को हम सबसे पहले लिखते हैं डेल्टा में, Δx/Δt। ये अति सूक्ष्म समय में सूक्ष्म दूरी चली गई है। ठीक है, यदि यह विस्थापन मान ले कि सूक्ष्म समय, यदि अति सूक्ष्म समय में सूक्ष्म विस्थापन हो किसी वस्तु में, तो उसका जो वेग होगा वो ताक्षणिक वेग होगा। क्या होगा उसका वेग? ताक्षणिक वेग। ताक्षणिक का मतलब तुरंत, एकदम बहुत जल्दी, यानी कि बहुत कम समय में कम ही विस्थापन हो, कम ही दूरी चली जाए तो उसको ताक्षणिक चाल या ताक्षणिक वेग हम कहते हैं। जब हम इसको डी में चेंज करते हैं दोस्तों, किस प्रकार से लिखते हैं? तो v बराबर, इसकी जो लिमिट है वो डेल्टा t, ये जो होता है वो लगभग जीरो के बराबर होता है। तो यहाँ लिमिट करके लिखते हैं हम, लिमिट डेल्टा t से जीरो dx/, यहाँ पर डेल्टा लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि डेल्टा की बात कर रहे हैं अभी, तो डेल्टा x/Δt। इस पूरे का जो मान होगा इसका लिमिट के साथ, इसका मान होगा dx/dt। इस लिमिट का पूरे का मान होगा dx/dt, यानी कि ताक्षणिक जो वेग होगा वो ये होगा, dx/dt होगा। ठीक है दोस्तों, ये बात थी वेग की। इसके बाद बात करते हैं त्वरण की। जितने पॉइंट मैं करा रहा हूं ये पॉइंट आप लिखते चले जाएं और इन्हीं पॉइंटों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर बाद में क्वेश्चन लगाते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं वो मैं अपनी इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा कि इन्हीं टॉपिक से जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं, वो सब कुछ विद एक्सप्लेनेशन के, वो सब कुछ विद एक्सप्लेनेशन के आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो त्वरण किसे कहते हैं? देखो त्वरण जैसे चाल दूरी और समय से संबंधित है, वेग विस्थापन और समय से संबंधित है, उसी प्रकार त्वरण वेग और समय से संबंधित है। त्वरण किससे संबंधित है? वेग और समय से, यानी कि वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। ठीक है, इसको हम a से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं इसको हम? a से। दोस्तों जैसे चाल को v से करते हैं वैसे ही वेग को भी v से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर त्वरण को a से प्रदर्शित करते हैं। क्यों? क्योंकि ये a से बनता है एक्सीलरेशन, तो इसलिए हम इसको a से, स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं। तो त्वरण बराबर होता है, सूत्र इसका त्वरण किसकी बात करी हमने? वेग परिवर्तन, तो यहाँ लिख देंगे वेग परिवर्तन बटे समय, वेग परिवर्तन बटे समय से या समय अंतराल, तो ये कहलाएगा त्वरण। दोस्तों देखो जिस प्रकार से वेग तीनों हैं, धनात्मक है, ऋणात्मक है और शून्य है, उसी प्रकार से त्वरण भी तीनों होगा, धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा और शून्य भी होगा। ठीक है, इसका जो मात्रक है वो कितना होगा? वेग परिवर्तन का मात्रक कितना था अभी? मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड और बटे में समय और आ गया एक समय, तो कितना हो गया इसका मात्रक? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, देखो सेकंड बटे में है और ये नीचे पहुंच जाएगा तो सेकंड और सेकंड यानी कि समय
इस समय का मात्रक कितना है, सेकंड है, तो सेकंड और सेकंड कितना हो गया, सेकंड की घात 2, दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, सेकंड की घात 2, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये किसका मात्रक है, त्वरण का मात्रक है। ठीक है, त्वरण कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम त्वरण को, जैसे हम वेग को भी कह रहे हैं धनात्मक वेग, ऋणात्मक वेग, शून्य वेग, हमने विस्थापन को भी कहा धनात्मक विस्थापन, ऋणात्मक विस्थापन, शून्य विस्थापन, लेकिन त्वरण तीनों प्रकार का होता है, लेकिन इसको हम तीनों प्रकार का धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य नहीं कहते हैं। ठीक है, तो फिर क्या कहते हैं इसको, हम कहते हैं जब ये धनात्मक त्वरण है, त्वरण कैसा है, धनात्मक, इसका मतलब है कि किसी वस्तु या व्यक्ति के वेग में लगातार वृद्धि हो रही है। अगर हम पढ़ रहे हैं कि त्वरण कैसा है, धनात्मक, तो वहां देखेंगे कि उस वस्तु के वेग में लगातार क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। कहने का मतलब है कि अगर हम ग्राफ देखें इस प्रकार से, ठीक, ये x की बात करें, x और ये y अक्ष है O से, तो उसके वेग में लगातार इस प्रकार से क्या हो रही है, देखो ऐसा करके वृद्धि हो रही है, लगातार वृद्धि हो रही है। अगर किसी वस्तु के या व्यक्ति के वेग में लगातार वृद्धि हो रही है तो उसे कहेंगे हम धनात्मक त्वरण, धनात्मक त्वरण। ठीक है, बात आती है ऋणात्मक त्वरण की। यदि किसी वस्तु या व्यक्ति के वेग में लगातार कमी हो रही है, क्या हो रही है, लगातार कमी हो रही है, इस प्रकार से, ये x है, ये y अक्ष है, यहाँ से, ठीक है ना, इस पर यहाँ से लगातार नीचे की ओर इस प्रकार से ये कमी हो रही है। अगर उसके वेग में लगातार कमी हो रही है समय के साथ, तो उस वस्तु का जो त्वरण होगा वो ऋणात्मक होगा। कैसा होगा, ऋणात्मक। अब जीरो कब होगा, तो दोस्तों जीरो होगा यदि किसी वस्तु या व्यक्ति का जो वेग है वो क्या हो, एक समान हो। कैसा हो, एक समान वेग से गति कर रही है, उसके वेग में कोई वृद्धि नहीं हो रही है। यदि वस्तु के वेग में कोई वृद्धि नहीं हो रही है समय के साथ, ठीक है, देखो ये वेग है, ये समय t है और ये वेग v है, ये वेग v, ये समय t, इधर की ओर समय और ऊपर की ओर वेग। ठीक है दोस्तों, देखो समय बढ़ रहा है, उसके वेग में लगातार वृद्धि हो रही है, तो धनात्मक त्वरण। देखो वेग जहां से जहां वेग था, वेग नीचे की ओर घट रहा है और समय बढ़ रहा है, तो ये कैसा ऋणात्मक त्वरण है। अब देखो ये भी वेग है ऊपर की ओर और इधर की ओर t समय है। तो अब यहां पर देख रहे हैं हम, देखो समय तो बढ़ रहा है लेकिन वेग में कोई वृद्धि नहीं हो रही है, जितना वेग था उतना ही बना हुआ है। तो वेग के साथ यानी कि ये जो वेग नियत है और समय बढ़ रहा है, तो यहां पर हम कहेंगे कि त्वरण जीरो है, इसका ढाल नहीं है कुछ भी, तो त्वरण a बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ पर त्वरण देखो ढाल है, तो ढाल को हम त्वरण के रूप में हम भी देखते हैं, तो ये ऋणात्मक त्वरण, देखो ढाल है त्वरण a बराबर धनात्मक। यहाँ पर धनात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण और जीरो त्वरण। दोस्तों ये ग्राफ हैं, ठीक है, ग्राफ के द्वारा हमने ये त्वरण को समझ लिया है। तो दोस्तों आज की जो वीडियो थी हमारी, वो वीडियो है समय, विस्थापन, दूरी, चाल, वेग और त्वरण के बारे में। दोस्तों तो आप बने रहिए हमारे चैनल पर। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास में जो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे जितनी भी वीडियो बनेंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए दोस्तों। और अपने दोस्तों से भी इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।